मेरे प्यारे छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने शिक्षण सूत्र का तो शुरू के 5 रख ही चुका हूँ भाग 1 के रूप में। जैसे ज्ञात से अज्ञात मैं बता चुका हूँ, सुगम से कठिन बता चुका हूँ, पूर्ण से अंश बता चुका हूँ, अनिश्चित से निश्चित की ओर बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बता चुका हूँ। मतलब हम 5 को बता चुके हैं और अब अगले भाग की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आगमन से निगमन को, फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। मतलब क्या, शिक्षक को इसका अनुपालन निश्चित रूप से करना चाहिए कि उसकी शिक्षण की शुरुआत आगमन से हो और निगमन पर समाप्त भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वह निगमन करना भूल जाए, केवल आगमन ही रह जाए। इसलिए उसको दोनों ध्यान रखना चाहिए कि आगमन से शुरू हो और निगमन कर लिया जाए। आगमन का मतलब है कि इसमें कोई सिद्धांत नहीं देना है, इसमें कोई नियम नहीं निकलवाना है। हमें क्या करना है, उदाहरणों के माध्यम से हमें किसी सिद्धांत पर पहुंचना है। जैसे अगर हमको संज्ञा बताना है तो डायरेक्ट आकर के बोर्ड पर संज्ञा नहीं लिख देंगे। बालक से पूछेंगे कि बालक छात्रगण, आपके आसपास कौन कौन सी वस्तु आप देखते हैं? तो कोई बोलेगा व्यक्ति का नाम, कोई बोलेगा जाति का नाम, कोई बोलेगा समूह का नाम, कोई द्रव्य का नाम बोलेगा, कोई भाव का नाम बोलेगा। तो विभिन्न प्रकार के वो वस्तुओं के नामों को रखेगा। जब विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के नामों को रखेगा तो उन वस्तुओं को ही हम विभिन्न भागों में बांटेंगे। कहेंगे कि देखिए, इसमें से जो वस्तु है यह व्यक्ति वाला वस्तु है, यह द्रव्य वाला वस्तु है, यह भाव वाला वस्तु है, यह जाति वाला वस्तु है। इस प्रकार से हम इसको विभिन्न भागों में बांट कर कहेंगे कि यह क्या है, संज्ञा है। मतलब विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हम संज्ञा पर पहुंचेंगे। लेकिन संज्ञा पर पहुंचने से पहले हम क्या किए, हमने उसको उदाहरण द्वारा, हमने विभिन्न प्रकार से उदाहरण लेकर के तब उसका नियम पर पहुंचे हैं। इस प्रकार आगमन जो क्या करता है, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करता है, विचार शक्ति का विकास करता है। इसलिए उसका शिक्षण जो होना चाहिए हमेशा आगमन से शुरू हो और निगमन पर खत्म होना चाहिए। और धीरे धीरे बालकों में यह निगमन क्षमता का विकास होते जाएगा। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में, विशेषकर प्राथमिक वर्ग में हमेशा आगमन से ही शुरुआत होना चाहिए उसका शिक्षण कार्य का। अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, सरल से जटिल की ओर। कभी भी शिक्षक को अपने पाठ की विषय की शुरुआत सरलता से करनी चाहिए, न कि जटिलता से। अगर सरलता से किया गया तो उसका शिक्षण निश्चित रूप से सफल होगा, नहीं तो वह छात्रों के लिए सिर्फ शब्दों का ही एक बोझ बन के रह जाएगा। इसलिए अगर हमें बताना है भारत के संसद का कार्य अधिकार, तो हम क्या करेंगे, पहले अपने आसपास जो ग्राम पंचायत है, जनप्रतिनिधि उसके नजदीक में है, पहले उनके बारे में, अधिकार कर्तव्य के बारे में चर्चा कर लेंगे। तब हम बताएंगे कि अब आप संसद के बारे में जानकारी प्राप्त कराएंगे। इसलिए हमारा जो शुरुआत होना चाहिए शिक्षण, वह सरल से शुरू हो और तब जटिल की ओर पहुंचना चाहिए। अब अगला हमारा शिक्षण सूत्र होना चाहिए स्थूल से सूक्ष्म, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। स्थूल मतलब क्या, मतलब जो ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु को सामने रख करके छात्रों को हम ज्ञान कराएंगे, तब जाकर के हमारा ज्ञान, वह जो दिया हुआ ज्ञान है वह अस्थायी हो सकता है। उसके बाद ही हमें सूक्ष्म को पढ़ना चाहिए। जैसे अगर हम जोड़ सिखा रहे हो तो जोड़ सिखाने के लिए अलग अलग वस्तु देंगे। अगर हमको 4 सिखाना है तो 2 अंटेली दे सकते हैं, फिर उसके बाद 2 अंटेली और देंगे, तब बोलेंगे कि दोनों अंटेली मिलाकर कितना हुआ, तो 4 हुआ। इस प्रकार से जो है वस्तुओं को मिलाकर के जोड़ सीखे और उसके बाद वे बिना वस्तु को रखे ही जब वे जोड़ सीख जाएं, तभी हम कह सकते हैं कि वे सूक्ष्म की ओर पहुंचे हैं। इसलिए हमेशा स्थूल से शुरुआत तो हो, लेकिन यह शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए वह सूक्ष्म का ज्ञान कर ले।
सूक्ष्म का भी ज्ञान उसे हो जाए। ये ऐसा न हो कि केवल स्थूल से शुरू हो और स्थूल पर ही खत्म हो, तब आपका दिया गया यह शिक्षण सफल नहीं माना जाएगा। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। हमेशा विशिष्ट चीज से शुरू कीजिए। जैसे अगर हम बता रहे हैं यातायात के साधन, तो हम यातायात के विभिन्न साधनों का परिचय प्राप्त करा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन साधनों को हम विभिन्न भागों में बांट देंगे कि जल मार्ग वाले कौन कौन हैं, इसमें थल मार्ग वाले कौन कौन हैं, इसमें वायु मार्ग वाले कौन कौन हैं। इस प्रकार हम जो है सो उसको विशिष्ट बता करके उसका सामान्य रूप प्रदान कर देंगे, तब हमारा जाकर के शिक्षण सफल होगा। इसलिए शिक्षक को विशिष्ट से सामान्य की ओर इस शिक्षण सूत्र का पालन करना चाहिए। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। कभी भी किसी भी चीज को समग्र रूप में, पूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के बाद उसका संश्लेषित किया जाना चाहिए। अगर वह पूर्ण रूप में अगर प्रस्तुत हो गया है, तब उसे संश्लेषण करने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड को एक जगह रख सकते हैं, पृथ्वी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पृथ्वी के विभिन्न भागों को बांटेंगे। वो भागों को किस आधार पर बांटेंगे, जलवायु के उपस्थिति के आधार पर, फिर वहाँ के लोगों के जो वनस्पति है, खान पान है, रहन सहन है, इस तरीके के आधार पर बांट देंगे। तो उसको हम क्या किए, एक पृथ्वी का संपूर्ण भाग को रख करके उसको जलवायु के आधार पर बांटे हैं, फिर उसको खान पान रहन सहन के आधार पर बांटे हैं। यह हमारा क्या था, विश्लेषण। और फिर हम संश्लेषण से विश्लेषण कराएंगे। पहले हम विभिन्न क्षेत्र के लोगों का, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का बारे में जानकारी प्राप्त करके फिर उसको समग्र रूप प्रदान कर देंगे, एक साथ उसको विशिष्ट प्रदान कर देंगे। तब हमारा जो शिक्षण होगा वह विश्लेषण से संश्लेषण तो हुआ ही, प्लस हमारा जो शिक्षण हुआ वह संश्लेषण से विश्लेषण पर समाप्त हुआ। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विश्लेषण से तो शुरू हो ही, केवल संश्लेषण पर न खत्म हो, संश्लेषण करते हुए हमको पुनः विश्लेषण पर भी आना चाहिए। इस प्रकार हमारा जो शिक्षण सूत्र होना चाहिए, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, अर्थात विश्लेषण से शुरू हो, संश्लेषण पर खत्म होना चाहिए। इसलिए हमेशा शिक्षक को शिक्षण सूत्र का भली भांति परिचय प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उसे हृदयंगम करना चाहिए और कक्षा कक्ष में उसको भली प्रकार प्रयोग करना चाहिए। तो आज का मैं अपना लेक्चर इतना ही पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।